कल हमने किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। अभी आप मुझे कुछ याद दिला रहे थे, हमने कल क्या क्या कर लिया था। सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था एंटिटी, ठीक। एंटिटी का मतलब था इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, वेदर फॉर द प्रॉफिट मेकिंग और फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे वो प्रॉफिट ना कमाए। दूसरी टर्म हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी टर्म हमने पढ़ी थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, करेक्ट, करेक्ट। इट इन्वॉल्व्स मनी, मनी इन्वॉल्व हो सकती है, गुड्स खरीदना बेचना हो सकता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस कर रहा है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लियर। उसके बाद तीसरी टर्म हमने क्या करी थी? तीसरी टर्म हमने पढ़ी थी अकाउंट। और अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम एक हेड से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, करेक्ट। राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, राइट वाले को क्रेडिट कहते हैं, लेफ्ट वाले को डेबिट कहते हैं, ठीक है जी। अगली टर्म क्या पढ़ी थी हमने? अगली टर्म हमने पढ़ी थी कैपिटल। कैपिटल का मतलब मनी और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस, दैट वाज द कैपिटल। नेक्स्ट टर्म हमने क्या पढ़ी थी? नेक्स्ट हमने पढ़ा था ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स विल बी ऑपोजिट टू दी कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसे लगाना, ड्राइंग मतलब पैसे निकाल लेना। ऑनर जब पैसे निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, हमने उसको नाम दे दिया ड्राइंग्स। बताएं जी, यहां तक की बात समझ में आ गई? और क्या था इसके अलावा? लाइबिलिटीज। अगली टर्म हमने डिस्कस की थी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, ठीक है, बर्डन ऑन बिजनेस कह सकते हैं, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस यानी कि वो अमाउंट जो बिजनेस ने किसी को देनी है उसको हमने क्या नाम दिया था? लाइबिलिटीज नाम दिया था। और लाइबिलिटीज के दो पार्ट हमने डिसाइड करे थे, एक तो होता है करंट लाइबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, करेक्ट। पेपर में करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी पर क्वेश्चन जरूर आता है। करंट का मतलब जो पेबल है विद इन 12 मंथ्स, और नॉन करंट का मतलब जो पेबल है आफ्टर दी 12 मंथ्स, करेक्ट। ये हमारी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी थी। और कुछ बताया इसके आगे मैंने? नहीं, ठीक है। यहां तक कि हमने 7 पॉइंट हमने देख लिए, 7 टर्म्स हमने देख ली। ऐसी बेटे थोड़ी थोड़ी करके ये कंप्लीट हो जाएंगी सबकी सब। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। आज भी लगभग हम 10 टर्म के आसपास आज करेंगे हम, और बुक में से वही थोड़ा आगे पीछे करते हुए। अब आप आ जाइए जरा, एक टर्म आपको दिखाई देगी मेरी बुक में 21 नंबर पे, आपकी बुक्स में कहीं भी हो सकती है। और टर्म का नाम है गुड्स। क्या नाम है? तो 7 टर्म्स के बाद हमारी 8th टर्म आती है जिसका नाम है गुड्स। क्या नाम है? गुड्स। बेटे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये एक कॉमन वर्ड है गुड्स। इंग्लिश में भी वर्ड यूज होता है गुड्स। एक वर्ड होता है गुड, एक होता है गुड्स। तो यहाँ वर्ड बात हो रही है गुड्स की। तो गुड्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो उसे हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। क्या कर रहे हो? जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि जो आप खरीद ही इसलिए रहे हो कि मैं बाद में इसको बेच दूंगा, करेक्ट। जिसे खरीदने के पीछे टारगेट ही क्या है? आगे उसे किसी को बेच देना। जिसके पीछे ये टारगेट है कि भाई जब मुझे इसके अच्छे रेट मिल जाएंगे मैं इसको बेच दूंगा, तो उस चीज को ही हम केवल क्या बोलेंगे? गुड्स। वैसे बेटे मेरी बात समझना, गुड्स का हिंदी मतलब है सामान। सामान, आसपास जो दिखाई दे रहा सब कुछ सामान ही है। लेकिन अकाउंट्स में गुड्स वर्ड केवल उसी के लिए यूज करा जाता है जिसे हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, करेक्ट। तो एनीथिंग विच इज बॉट, जो खरीदी गई है, टू रीसेल, किस लिए खरीदी गई है? कि आगे जाकर हम उसे बेच देंगे। इसका मीनिंग बड़ा ब्रॉड है, बड़ा ही ब्रॉड मीनिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
आप सपोज करो कि एक कार का शोरूम है, किसी का कार का शोरूम है, वो पर्सन कार खरीद रहा है और आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, तो भाई वो कार उसके लिए क्या हो गई, गुड्स हो गई, उसके लिए क्या हो गई, वो गुड्स हो गई। समझ में आती है बात? तो कोई भी चीज जिसमें आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एक फर्नीचर वाला उसका काम है फर्नीचर बेचना, फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बनाना, तो उसके लिए वो क्या हो सकता है, वो गुड्स होगा। तो पहली मीनिंग तो एक क्लियर हो गई, जो खरीदा है बेचने के लिए, या बॉट टू मैन्युफैक्चर अदर प्रोडक्ट्स। ठीक, जैसे सपोज करो यहां तो आपने खरीदा है बेचने के लिए, सही है। अब मान लो किसी की फैक्ट्री हो, किसी की फैक्ट्री है, वो कपड़ा बनाता है मान लो, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री कॉटन खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, तो वो बेचने के लिए तो नहीं खरीद रही, वो उससे कोई नया गुड्स बनाएगी। तो उसके लिए जो उसने गुड्स खरीदा जिससे कि वो दूसरा गुड्स बना सके, उसे भी हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। तो कुल मिलाकर, नहीं बेटे, मशीन हम आगे सेल करने के लिए नहीं खरीद रहे, नहीं, मैन्युफैक्चर जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसको, वो एसेट है हमारी, वो एसेट है, खरीदी तो हमने जरूर है, लेकिन जिसको खरीदते हुए ही हमारा ये पर्पस था कि भाई हमें यहाँ तो इससे दूसरा गुड्स बनाना है और यहाँ इसे बेच देना है। मतलब कहने का ये, जो हमने कॉटन खरीदा सपोज करो कपड़ा बनाने के लिए, वही कॉटन फॉर्म चेंज होकर बाजार में बिक गया, लेकिन मशीन जब हम खरीदते हैं, मशीन हम कोई दूसरा गुड्स तो बनाते हैं, लेकिन मशीन यूज करते हैं दूसरा गुड्स बनाने के लिए। आयरन और स्टील किसके लिए हो सकता है, जो मशीन बना रही होगी कंपनी, वो उसके लिए हो सकता है। अगर एक कंपनी मशीनें बना रही है तो उसके लिए आयरन स्टील गुड्स हो सकता है। बिल्कुल सही बात, समझ में आती है बात? तो थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग है कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गुड्स खरीद रही है, या तो उसे बेच रही है आगे एज इट इज खरीद के, या उससे एक नया गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और उसे बाजार में बेच रही है, मटेरियल कहलाएगा गुड्स। आती है यहाँ तक की बात समझ में? तो डाउट यहाँ तक? तो गुड्स बेटे एक कॉमन वर्ड है जो हम अकाउंट्स में बोलेंगे जरूर, लेकिन मोस्टली लिखा कहीं नहीं जाता खास। किसी, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में कहीं नहीं लिखा जाता, बस एक नाम है जो आप याद रख लो, गुड्स। ठीक है, तो गुड्स हम किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा बिजनेस है। अब आइएगा, एक और पॉइंट है, आराम से सुनिएगा बिल्कुल, परचेज। क्या वर्ड है, परचेज। देखो आराम से समझना, दोनों वर्ड्स इंग्लिश के। इंग्लिश में आप गुड्स का मतलब पढ़ोगे सामान या माल से लिखा होगा, परचेज मतलब खरीदना, बॉट मतलब भी खरीदना। तो यहां पर वर्ड परचेज क्यों यूज हो रहा है, यहां पर परचेज टर्म्स किसके लिए यूज हो रही है, बेटा ध्यान से सुनना। जब भी आप अपने बिजनेस में गुड्स खरीदोगे, क्या करोगे, गुड्स खरीदोगे, समझना मेरी बात, ये एक टर्म है, क्या है, टर्म, जो केवल किसके लिए यूज हो रही है, जब तुम गुड्स खरीदोगे उसी को बोलोगे आप परचेज। क्या बोलोगे, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना। सपोज करो मेरी एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, तो मेरे लिए रेडीमेड गारमेंट्स क्या है, गुड्स। और जब भी मैं रेडीमेड गारमेंट्स खरीदता हूं, चाहे मैं जीन्स खरीदूं, चाहे मैं शर्ट खरीदूं, चाहे मैं टी शर्ट खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, मैं उसको क्या बोलता हूं कि मैंने क्या किया है, परचेज की है। क्या बोलता हूं? लेकिन अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा कुछ खरीदूं तो वो मेरे लिए परचेज नहीं है। जैसे कि सुनो मेरी बात, मेरा काम रेडीमेड गारमेंट्स का है, क्या मुझे अपने यहाँ बिल प्रिंट करने के लिए पेपर्स की जरूरत नहीं होती होगी? क्या मुझे स्टेशनरी आइटम नहीं चाहिए होती होगी? बिल्कुल चाहिए होती होगी। क्या मुझे पैकिंग मटेरियल नहीं चाहिए होता होगा? चाहिए होता होगा। लेकिन उन सबको मैं गुड्स नहीं बोलूंगा, उन सबको मैं परचेज नहीं बोलूंगा, उन सबके जो जो नाम है उसी नाम से बोलूंगा। भाई अगर मैंने स्टेशनरी आइटम खरीदी तो मैं उसको स्टेशनरी बोलूंगा, मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को फर्नीचर बोलूंगा, मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप को लैपटॉप बोलूंगा। समझे बात? परचेज केवल किसको बोलूंगा, जिसमें मेरा बिजनेस है। करेक्ट? तो यानी कि जिस चीज में बिजनेस होता है उसे कॉमन टर्म्स में तो बोलते हैं गुड्स, और खरीदे हुए गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेज। आ रही है बात समझ में? जैसे कि सपोज करो आपका रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, आप जब भी रेडीमेड गारमेंट्स खरीदोगे
आप ऐसा कहोगे भाई साहब 10,000 की परचेज करी है हमने, 10,000 की अगर ये, और मान लो 10,000 का फर्नीचर खरीदा होता तो आप ये नहीं कहोगे कि हमने 10,000 की परचेज करी है, 10,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर फर्नीचर के नाम से बोला जाएगा, लेकिन गुड्स परचेज के नाम से बोला जाएगा। क्लियर होती है बात? उसके बाद अगली टर्म आती है, अभी मैं ये सारी टर्म आपको एक साथ पढ़ा दूंगा आपकी बुक से ही। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बड़ी आसान सी बात। यही वाला गुड्स जो हमने खरीदा था, जब हम इसे अपने सप्लायर को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। और ऐसा हो सकता है, सही, ये कोई इम्पॉसिबल सी बात नहीं है, आप लोग भी करते हैं ऐसा, आप गुड्स खरीद के लाते हैं, पसंद नहीं आता, वापस कराते हैं, करेक्ट। तो जो हमने गुड्स परचेज करा था, गुड्स जो आपने परचेज करा था, रिटर्न वापस कर दिया टू सप्लायर, अपने सप्लायर को। सही है बेटा? इसी का एक और नाम भी है, परचेज रिटर्न का एक और भी नाम है, और ये कम यूज होता है, वो ज्यादा यूज होता है पेपर में। इसको बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड, वापसी जो बिजनेस के बाहर जा रही है, बिजनेस से जो गुड्स वापस जा रहा है। बेटे बिजनेस से कौन सा गुड्स वापस जा रहा होगा? जो पहले तुमने खरीदा होगा, खरीदा हुआ गुड्स बिजनेस से वापस जा रहा होगा। क्लियर होती है बात? क्या नाम है इसका? एक तो परचेज रिटर्न और दूसरा रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है जी, गुड्स समझ में आ गया, परचेज समझ में आ गया, परचेज रिटर्न समझ में आ गया। जरा पढ़ते हैं एक बार इसको, अपनी बुक में देखिए, आपको मिलेगा एक जगह गुड्स, अपनी बुक में ढूंढिए, आगे पीछे हो सकती हैं टर्म्स, पढ़िए बेटा। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो भी आप खरीद रहे हैं या तो बेचने के लिए और या उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको आप बोलते हैं गुड्स। जी, कौन सा एडिशन है आपका? ज्यादा पुरानी है बेटे, वैसे अलग नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ 2020 की बुक में क्या था। जैसे आप नए एडिशन की बुक देखेंगे तो उन्होंने हर एक टर्म को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके उसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक, आपकी बुक में शायद ऐसा नहीं होगा कि हाईलाइट कर रखा हो, आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है और नीचे 4-5 लाइन लिखी हुई हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आपको नई बुक नहीं लेनी चाहिए, कुछ मत लो नया, आप पढ़ो, लिखा वहां भी वही है। सही है? अभी जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप अभी अपने समझने के लिए पढ़ते रहो, फिर मैं आपको इसका नोट्स दूंगा, तो नोट्स से कवर हो जाएगा। बेटे सारे थियोरेटिकल चैप्टर के तो मैं आपको साथ साथ नोट्स भी दूंगा, तो वहां से भी कवर हो जाएगा। और जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे, तो न्यूमेरिकल पोर्शन मोर और लेस दोनों बुक्स में सेम होते हैं, सारी बुक्स में ही सेम होते हैं, वो आप वहां से कर लीजिएगा। जरूरत पड़े तो ले लेना, वरना ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं। प्रैक्टिस करने की बात है तो प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन में करने की क्या दिक्कत है, कोई से भी क्वेश्चन कर लिए हो तो प्रैक्टिस। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कि हाँ बहुत ज्यादा मिसमैच आ रहा है, भैया कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं या भैया कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, हमारी बुक में वो है ही नहीं, तो बात एक अलग है, ले लें, क्या दिक्कत है। अगला देखो जी, परचेज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक जगह लिखा हुआ, पढ़िएगा क्या लिखा है। परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, यानी कि जब तुम यही वाला गुड्स खरीद रहे हो तो उसको क्या नाम दे दोगे कि जी हमने क्या करी है, परचेज। यानी कि है वही गुड्स, खरीदते हुए वो क्या बन गया, परचेज, वापस करते हुए वो क्या बन गया, परचेज रिटर्न। आप समझ रहे हैं? गुड्स ही खरीदते हुए परचेज कहलाएगा, वही गुड्स वापस करते हुए परचेज रिटर्न कहलाएगा। क्लियर? परचेज रिटर्न भी पढ़ लीजिए बेटा। रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, जो आपने गुड्स खरीदा था वो आपने वापस कर दिया अपने सप्लायर को, तो उसको आपने नाम दे दिया परचेज रिटर्न। तो डाउट यहां तक? हटा दो इनको। गुड्स परचेज और परचेज रिटर्न आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं अगली टर्म पे, इसी से मिलती जुलती कुछ टर्म है। कितनी हो गई थी? 10 हो गई थी मेरे ख्याल से। 11th टर्म, 11th टर्म पे आते हैं जी। 11th टर्म है सेल्स। क्या है? अब जरा समझना मेरी बात, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, जर्नल नेम तो उसका है गुड्स। रेडीमेड गारमेंट्स खरीदा तो परचेज, खरीद कर वापस कर दिया तो वही परचेज रिटर्न कहलाएगा, और वही अगर मैंने किसी को बेच दिया तो वो सेल्स कहलाएगा।
सही है, तो मैं बिल्कुल सिंपल लिख दूं, गुड्स सोल्ड। अब तुम अच्छे से जानते हो गुड्स किसको कहते हैं भैया, जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं। तो जिस चीज में तुम बिजनेस करते हो उसी को जब बेचते हो तो वो क्या कहलाती है, सेल। बेटे इसके अलावा और कोई सेल नहीं कहलाता, और सब अपने नाम से ही बोले जाते हैं। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर कहलाएगा। पुराना हो गया, टूट गया, खराब हो गया, मैंने बेच दिया, तो भी फर्नीचर ही कहलाएगा। खरीदते हुए भी फर्नीचर कहलाएगा, बेचते हुए भी फर्नीचर कहलाएगा। ठीक, जैसा नहीं कि खरीदते हुए वो परचेज बन गया, नहीं, वो फर्नीचर ही रहेगा। परचेज केवल कौन बनता है, जो हमारा गुड्स होता है जिसमें हम बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगली टर्म आती है सेल्स रिटर्न। कौन सी टर्म आती है, सेल्स रिटर्न। बेटे इसका भी एक दूसरा नाम है, वो है सेल्स इनवर्ड। क्या है दूसरा नाम, सेल्स इनवर्ड। यानी कि वो सेल जो तुम्हारे पास वापस आई है। कौन सी वापस आई है, जो तुमने बेची होगी, लोगों को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसे वापस कर दिया। गुड्स सोल्ड रिटर्न्ड बाय द कस्टमर्स। हमने गुड्स बेचा और हमारे कस्टमर्स ने हमें क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो अब मेरी एक बात समझना बिल्कुल छोटी सी, वही एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट्स, जर्नल नाम गुड्स, खरीदते हुए उसे बोल रहे हैं परचेज, बेचते हुए उसे बोल रहे हैं सेल। बेचा हुआ माल वापस आ गया, सेल रिटर्न। खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। सामान वही है, सिचुएशन के हिसाब से उसके नाम बदल रहे हैं, टर्म्स बदल रही हैं कि उसके लिए क्या टर्म यूज करनी चाहिए। आती है बात समझ में, तो डाउट यहां तक, तो इन पे बेटा टिक लगा लीजिएगा। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, इन सब पे टिक लगा लीजिए। गुड्स, ठीक है जी। अगली टर्म पे आते हैं बेटे। अगली टर्म है कितने हुए थे, अब अगली टर्म है हमारी, इसे अच्छे से समझिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बहुत अच्छी टर्म है, इस वर्ड को समझना आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक वर्ड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, इसके लिए एक और वर्ड लिख रहा हूं, कोर एक्टिविटी। अब एक बच्चा कह रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आया, मेन एक्टिविटी। बेटे हर एक बिजनेस की कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती है, जिसके लिए वो बिजनेस चल रहा होता है। जैसे कि चलो अलग अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तो मेरी कोर एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना आप लोगों को, सही है। उससे मैं जो पैसे कमा रहा हूं वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू, मतलब कमाई फ्रॉम ऑपरेशंस। अब एक बात बताना, क्या मुझे तुम लोगों के पढ़ाने के अलावा कहीं और से कमाई नहीं हो सकती, बताओ। हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। कि मैं ऐसा कर सकता हूं, हो सकता है मेरे पास कोई स्पेस फ्री हो, मैं वो किसी को रेंट पे दे दूं, उससे मुझे रेंट मिल जाए। हो सकता है मेरे पास कुछ पैसों की सेविंग हो, वो पैसे मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, वो भी हमारी कमाई हो रही है। लेकिन बेटे वो हमारे मेन बिजनेस की कमाई नहीं है। तो जो हमारे मेन बिजनेस से कमाई होती है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कॉमन टर्म थोड़े टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब ये मान लीजिए 10-12 साल पहले ही ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई है। पहले वर्ड यूज होती थी खाली सेल। क्या वर्ड होता था, अब सेल वर्ड कई जगह सेट नहीं बैठता था। मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमसे फीस ली, क्या मैं इसे सेल बोलूं, अजीब सा लगता है ना, कि जैसे मैंने तुम्हें सेल करी हो, भाई मैं तो कोई तुम्हें प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहा, तो सेल लिखना तो अजीब सा लगता। तो एक ऐसी कॉमन टर्म बनाई गई, एक ऐसी कॉमन टर्म इंट्रोड्यूस की गई, जो गुड्स बेचा तो भी कवर कर ले, सर्विस दी तो भी कवर कर ले। अब सपोज करो अगर कोई मुझसे पूछे भाई साहब आपने फीस से कितने पैसे कमाए, तो मैं उसको बोलूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरा इतने रुपए। समझे बात,
तो जो हमारी मेन एक्टिविटी से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटे कमा हम उसके अलावा और कई जगह से भी सकते हैं पैसा, लेकिन वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दी कोर एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऐसा होता है, देखो हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है, एक पर्सन का एक तो मेन बिजनेस होता है, कई बार वो कहता है भाई साहब ये ना मेरा साइड बिजनेस है। क्या है मेरा साइड बिजनेस। तो जो साइड बिजनेस है यहां मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, जो हमारा मेन वर्क है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, पढ़िएगा बेटा मेरे साथ साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विस और बोथ। कई बार आप गुड्स बेचते हैं, कई बार आप सर्विस देते हैं, और कई बार दोनों एक साथ देते हैं। आप जरा सोचकर देखिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको खाली गुड्स नहीं बेच रहे होते, गुड्स होता है और साथ ही साथ क्या होती है, सर्विस भी होती है। वो आपको गुड्स और सर्विस दोनों साथ दे रहे होते हैं। करेक्ट। एक दुकान पे जाते हैं, वो खाली आपको गुड्स दे रहा होता है, मेरे पास आते हैं, मैं आपको खाली सर्विस दे रहा होता हूँ। तो यानी कि एक कॉमन टर्म जो हर चीज को क्या कर ले, अपने अंदर इंक्लूड कर ले। बेचो तो भी, सर्विस दो तो भी, और गुड्स दो सर्विस दो, दोनों को एक साथ वो भी। सही है। तो इसीलिए 10-12 साल पहले एक ही ऐसी टर्म बनाई गई जो सब चीजों को आपस में एक साथ ही लिख दे। तो आजकल जब आप बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, बड़ी कंपनियों का इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको सेल वर्ड कहीं नहीं दिखाई देगा। आप ये कह सकते हैं सेल को रिप्लेस कर दिया गया है इस वर्ड से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सही है, समझ में आती है बात, कोई डाउट। जो हमारी मेन एक्टिविटीज से हम लोग कमा रहे हैं। बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी पढ़िए अपनी बुक से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय एन एंटरप्राइज, फर्म और कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज बिजनेस एक्टिविटी। इट इज नेट ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी कि अगर आपने माल बेचा और कुछ माल वापस आ गया तो उसे माइनस करके जो भी आपने कमाया उसे हम बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर होती है बात। तो कुल मिलाकर हमने अपनी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज से जो भी कमाया उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं उसको। क्लियर, कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक। तो ये भी हमारी टर्म डन हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक टर्म जिसका नाम है स्टॉक। क्या वर्ड है, स्टॉक। जब आप नोट्स में पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स में भी ये जो मैंने आज टर्म पढ़ाई है ये सारी एक ही साथ होंगी, एक के बाद एक होंगी सारी। एक्चुअली बुक में क्या है, बुक तो पता नहीं क्यों अपने हिसाब से चीजों को ज्यादा घुमा फिरा कर पढ़ाती है, रिलेशन नहीं बनता टर्म्स में। जब मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें डेफिनेशन भी ऐसी सी होंगी लगभग, लेकिन थोड़ी छोटी होंगी, थोड़ी प्रिसाइज होंगी, और उसमें आपको फायदा ही होगा कि उसमें ना टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी, सारी सारी टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी। ऑर्डर ऐसा होगा कि पहली पढ़ी पहले से दूसरी कनेक्टेड है, दूसरी से तीसरी कनेक्टेड है, तीसरी से चौथी कनेक्टेड है, सारी टर्म्स आपस में कनेक्टेड होंगी। सही। और डेफिनेशंस बुक के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान होगी कि आप आसानी से याद कर पाए। आते हैं नेक्स्ट पे। बेटे एक वर्ड है स्टॉक। क्या वर्ड है, स्टॉक। और इसी का एक मॉडर्न वर्ड आया है इन्वेंट्री। देखो बेटे सामने देखो सब, स्टॉक या इन्वेंट्री। अब एक बात बताओ, जिस चीज में हमारा बिजनेस है उसे जर्नली हम क्या बोलते हैं, गुड्स। खरीदते हुए उसे बोलते हैं परचेज, बेचते हुए हम उसे बोलते हैं सेल्स। बेचा हुआ गुड्स वापस आ जाए तो सेल रिटर्न, खरीदा हुआ गुड्स वापस हो जाए तो परचेज रिटर्न। अब सुनो, वही चीज जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, करेक्ट, अगर वो तुम्हारे गोडाउन में पड़ी है, क्या पड़ी है, गोडाउन में, बिना बिके या बिना यूज हुए, उसको बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। बेटे आराम से सुनिएगा, गुड्स अनसोल्ड जो बिका नहीं, या
अनयूज्ड, जो यूज नहीं हुआ। भाईजान सामने देखना, अनसोल्ड, मान लो मेरा काम खरीद कर बेचने का है, खरीद तो लिया, बिका नहीं, गोडाउन में पड़ा है, क्या है वो? स्टॉक। अनयूज्ड, अनयूज्ड कैसे? तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो, गुड्स खरीद के ले आए, यूज नहीं हुआ, पड़ा है अभी गोडाउन में, जब प्रोडक्शन होगा तब यूज होगा। तो अगर कोई भी गुड्स, और गुड्स वर्ड किसके लिए यूज होता है? जो हम आगे बेचने के लिए या यूज करने के लिए खरीदते हैं। अगर वो बिना बिके या बिना यूज करे हमारे पास पड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। बेटे वैसे तो स्टॉक को कभी भी आप वैल्यू कर सकते हो, आप अपने गोडाउन में जाओ, देख लो कितने का स्टॉक पड़ा है, काउंट करके ले आओ। लेकिन यूजुअली स्टॉक दो बार काउंट होता है, एक होता है ईयर के एंड पर, ईयर एंड पर, और एक होता है ईयर की स्टार्टिंग पर। यानी कि जब ईयर शुरू होता है तो हम देखते हैं हमारे पास कितने का स्टॉक पड़ा है हमारे गोडाउन में, और एक ईयर के एंड पर देखते हैं। ठीक है बेटे, ईयर के एंड वाले स्टॉक को हम एक नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी होता है उसे हम नाम देते हैं ओपनिंग स्टॉक। सही है बेटा? ऐसा नहीं है, आगे चलकर ये जो वर्ड है इन्वेंट्री, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो इस वर्ड का थोड़ा सा और ब्रॉड मीनिंग पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री में इसके अलावा कुछ और चीजें भी ली जाती हैं। 11th में तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में आप देखिएगा कि इन्वेंट्री का थोड़ा सा बड़ा मीनिंग है, और कि इन्वेंट्री के अंदर गुड्स के अलावा और भी चीजें आती हैं। सही है? पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई? गुड्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और स्टॉक। समझ में आ गया? पक्का? आगे चलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये डन हो गए। अब आप लोग आइए, एक बहुत ही बढ़िया एक वर्ड आपको समझा रहा हूं, दो वर्ड एक साथ समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया वर्ड है, लोग बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, बहुत मुश्किल से समझा पाते हैं, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। ठीक, सुनना बात ध्यान से, मैं यहां सामने अलग अलग लिख रहा हूं। बेटे एक वर्ड तो है एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। और एक वर्ड है एक्सपेंस। एक वर्ड है एक्सपेंडिचर और एक वर्ड है एक्सपेंस। सही? अब एक बात बताता हूं आपको बिल्कुल ईमानदारी की, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक्सपेंडिचर की शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेंस, कि अगर मैं कह दूं मैंने 10,000 के एक्सपेंडिचर करे, या मैं कह दूं मैंने 10,000 का एक्सपेंस करा, बोथ आर दी सेम थिंग्स। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मीनिंग अलग अलग है। सही है? अब आराम से मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से। पहले के एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मान लो मैं मार्केट गया, और मार्केट में मैं स्टेशनरी आइटम खरीदने गया था, मान लो पेपर खरीदने थे, मार्कर खरीदने थे, और जो भी छोटी मोटी चीजें यूज होती हैं। मुझे पता चला एक दुकान बंद हो रही है। उस दुकान वाले ने कहा भाई साहब मैं आपको सामान बड़ा सस्ता दे दूंगा, आप मेरे यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा कौन सा खराब होने वाली चीज है? मैंने कहा भाई दे दे। मैं उससे 5,000 रुपए की स्टेशनरी आइटम्स खरीद लाया। कितने की खरीद लाया? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। इसे बोलेंगे एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे इसे। अब एक्सपेंस क्या होता है? बेटे मैंने स्टेशनरी 5,000 रुपए की खरीदी, 5,000 की। चाहिए? जिसमें से इस ईयर में, मान लो हमारा एक ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और मार्च 31 2022 को खत्म हो गया।
मैंने इस 5,000 में से 1,000 रुपए की स्टेशनरी यूज कर ली। क्या कर दी? यूज। सही है। तो ये जो 1,000 रुपए हैं ये कहलाएंगे एक्सपेंस। क्या कहलाएंगे? एक्सपेंस। हम दोनों वर्ड्स को सिनोनियम इसलिए मान लेते हैं, एक इसलिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए सुनना। मान लो मैं 5,000 का मटेरियल लाया होता और इसी साल में मैंने पूरा 5,000 का यूज कर लिया होता, तो मेरा एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस कैसा हो जाता? सेम हो जाता। समझे बात? ऐसा अधिकतर होता है। मान लो मैं मार्कर खरीद के लाया, एक्सपेंडिचर। ये मार्कर मैंने इसी साल यूज कर लिया तो एक्सपेंस। तो चाहे मैं इसे एक्सपेंस बोलूं चाहे मैं इसे एक्सपेंडिचर बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट? आती है बात समझ में? और एक और दो छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से सुनना। आप एक मशीन खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए? मशीन। बेटे मशीन है 10 लाख रुपए की। कितने की मशीन है? 10 लाख रुपए की। और वो 10 साल तक चलेगी। हमें उम्मीद है कि वो 10 साल तक चलेगी। करेक्ट? तो भाई 10 लाख रुपए क्या हमारे लिए? एक्सपेंडिचर। क्या है ये? क्या है ये? एक्सपेंडिचर है जी। मैंने खर्चा करा। बेटा खर्चा ही बोलते हैं इसको, उसको भी खर्चा ही बोलते हैं। दोनों में लेकिन फर्क है टेक्निकली। जब आप वर्ड एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हो और जब आप वर्ड एक्सपेंस यूज कर रहे हो, दोनों में फर्क है। अब सुना, आपने कितने की मशीन खरीदी? 10 लाख रुपए की। सही है। अब एक बात बताओ, जब उसकी लाइफ 10 साल है तो पहले ही साल में सारी यूज तो नहीं हो जाएगी? मान लो 10 साल की मशीन है तो मैं मानकर चल रहा हूं कि हर साल उसकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए क्या होती जाएगी? कम। तो पहले साल में 10 लाख की वैल्यू में से ये बताओ उसकी कितने की वैल्यू यूज हो गई? 1 लाख की। तो ये जो 1 लाख है इसे हम बोलेंगे एक्सपेंस और इसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर 10 लाख रुपए है और एक्सपेंस 1 लाख रुपए। करेक्ट, वो एक्सपेंस होता है। और हर एक एक्सपेंस का कुछ नाम होता है। हर एक एक्सपेंस का कुछ नाम होता है। जैसे इस एक्सपेंस को हम नाम देते हैं डेप्रीसिएशन। क्या नाम देते हैं? डेप्रीसिएशन। किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। आती है बात समझ में? कोई डाउट? समझ में आ गई बात? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस, दोनों को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को मार्क कर लेना। पेपर में एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। बच्चा सोचता है ये क्या कर दिया टीचर ने, दोनों एक साथ पूछ लिए। और मुझे तो लगता था आज तक के दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी। चलिए अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर वर्ड को पढ़िए आप बस मेरे साथ साथ। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड। मतलब कहने का ये है, आपने चाहे नगद में खरीदी हो चाहे आपने उधार में खरीदी हो, कोई भी चीज जो आपने खरीदी, फॉर परचेजिंग एसेट। इधर देखो बेटे, चाहे तुमने कोई एसेट खरीदी हो, चाहे आपने कोई एसेट खरीदी हो, पढ़ो आगे क्या लिखा है। और गुड्स और टेकिंग सर्विस, या कोई गुड्स खरीदा हो या कोई सर्विस खरीदी हो, क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक। अब जरा 2 मिनट के लिए एक्सपेंस पे आ जाइएगा। ठीक, एक्सपेंस पे आ जाइएगा। अमाउंट स्पेंट, ये आपने जो अमाउंट इनकर्ड की है, जो अमाउंट आपने यहां लगाई, उसमें से स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न दी रेवेन्यू। आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि ये इसका वो पार्ट हो जाता है जो तुमने कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए यूज करा। तो कहने का सिंपल सा मतलब, ये जो है उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगा और ये टोटल होगा, ये टोटल होगा, ये टोटल का थोड़ा सा पार्ट होगा जो हमने इस साल यूज कर लिया। सही है जी? समझ में आती है बात? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस। अच्छा, इसके कोई टाइप वगैरह फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे, इसके भी टाइप्स हैं बहुत सारे अलग अलग। ठीक, लेकिन वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं अपने नोट्स दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बुक के नोट्स से पढ़ाऊंगा आपको जबरदस्त वाली कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, 2-3 टर्म्स हैं। देखो एक बात बताता हूं आपको मैं, एक है टर्म एसेट, एक है एसेट, एक है एक्सपेंडिचर,
और एक है लायबिलिटी। ये तीनों बुक के कंपैरिजन में मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो नोट्स से ही आपको दोबारा से उसकी पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा। पहले बताओ यहां तक की बात क्लियर हो गई भाईजान? यहां तक क्लियर है? कितनी टर्म हो गई हमारी टोटल? कितने हो गई? 14 15 हो गई, 16 हो गई। ठीक है जी, पहले बताएं यहां तक की बात डन है? कोई डाउट यहां तक? पक्का? देख लो, बस आज हमें और नहीं पढ़नी है टर्म्स, आज यहीं तक पढ़ना है। इतनी ही टर्म्स आज हमें पढ़ लेनी है। जरा एक बार ऐसी रैंडमली पूछ रहा हूँ, इतनी सारी टर्म्स में कोई भी रैंडमली पूछ रहा हूँ, आप अपने आप सोचना आपको याद है या नहीं है उसका मीनिंग। ठीक है? कैपिटल बताओ, कैपिटल याद है ना? कैपिटल क्या होता है? कोई भी चीज, मनी, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ऑनर ऑफ द बिजनेस। सही है? लाइबिलिटी करेक्ट। और लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है? नेम। नॉन करंट कौन सी होती है? ठीक है, पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। करंट? बिल्कुल ठीक है, आती है बात समझ में यहां तक की? ड्रॉइंग्स? गुड्स? ठीक है, जो खरीदा है आगे बेचने के लिए वो गुड्स। यहां तक की बात एकदम डन। ठीक, अब जिन बच्चों का फर्स्ट चैप्टर रह रहा है अभी वो रुकेंगे, बाकी जा सकते हैं। ठीक है जी। किसी और को भी अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ना हो तो वो भी रुक सकता है। अंशिका क्लियर है यहां तक? बाय जी। ठीक है बेटा।